हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम करेंगे चैप्टर 1, किसका? राजनीतिक का, सत्ता की साझेदारी। तो इसमें कुछ टू टाइप्स, मतलब दो इसमें स्टोरी है। एक की है बेल्जियम की स्टोरी है और एक है श्रीलंका की स्टोरी है। और दोनों के वहाँ पे बिल्कुल सेम चीज़ हुई, लेकिन देखते हैं कि कौन से देश ने संभाला और कौन से देश ने ना संभाला और इससे हमें क्या शिक्षा मिली। सब हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी सॉल्व करेंगे और उसको भी रीड करेंगे, एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो हम करते हैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट। बेल्जियम यूरोप, पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे कि वो उसके बारे में उसके अंदर क्या क्या हुआ था। ठीक है, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो क्षेत्रफल में भारतीय राज्य हरियाणा से भी छोटा है। जो यूरोप का एक छोटा सा देश है, यूरोप का एक छोटा सा देश बेल्जियम है, यूरोप साइड पड़ता है। जो वो छोटा सा देश है एक बेल्जियम है, कितना छोटा है वो भारतीय जो राज्य है हरियाणा उससे भी छोटा है। बेल्जियम के पड़ोसी देश बताओ कौन कौन से हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। ये इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं लाइट लगाती थी जो जो इम्पॉर्टेंट है। बेल्जियम की आबादी आपको याद रखनी चाहिए 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। बेल्जियम की आबादी में विभिन्न भाषाओं बोलने वाले लोगों का प्रतिशत अलग अलग टाइप की, जैसे इंडिया में बोलते हैं अलग अलग टाइप की भाषा, वैसे वहाँ पे भी बोलते हैं अलग अलग टाइप की भाषा। तो वहाँ पे कितने कौन कौन से ज़्यादा बोलते हैं? ये इच नहीं है, डच होगा। डच 59%। फ्रेंच जो डच है वो 59% भाषा वहाँ पे बोलते हैं। ये कोई धर्म नहीं है, ये लैंग्वेज के नाम है। ठीक है, तो 59% डच बोलते हैं। फ्रेंच कितनी बार फिर फ्रेंच वहाँ के 40% बोलते हैं। जर्मन 1%। ठीक है, याद रखना है, डच 59% लोग बोलते हैं, फ्रेंच 40%, जर्मन 1% ओनली। ये वाला आपका इम्पोर्टेंट भी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला भी आपका। नेक्स्ट, ब्रुसेल्स कौन किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। ये भी आ सकता है आपके करेक्ट ऑप्शन में से, आजकल बेस आ रहे हैं, ज़्यादातर करेक्ट ऑप्शन बेस्ड होगा 10th का पेपर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये भी पूछ सकते हैं कि बेल्जियम की राजधानी बताओ। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। एथनिक या जातीय, ये क्या होता है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। एथनिक या जातीय ऐसा सामाजिक विभाजन जिसे हर समूह अपनी अपनी संस्कृतियों को अलग मानता है। ये साझी कट हुआ यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ, ये साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। आपको पता है जो भेदभाव आजकल होते हैं, आजकल इतना नहीं होता, लेकिन जो उस समय तो ऐसा सामाजिक विभाजन एथनिक हो जाती है, वो वाला विभाजन कि भाई मेरा धर्म हम लोग अलग है, तुम लोग वही भेदभाव, धर्म के नाम पर भेदभाव, संस्कृति के नाम पर भेदभाव, ऐसा सामाजिक विभाजन, ऐसा समाज को डिवाइड कर देते हैं जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। ये ग्रुप है ये वाली संस्कृति का, जैसे कि अभी मैंने बताया था। जो डच है वो 59% है, जो डच अपना वो मान रहा है कि भाई हम अलग ग्रुप के, हमारी संस्कृति अलग है। जो जर्मन है वो 1% है, वो अलग मान रहे हैं। और जो फ्रांस है 40% वो अलग मानते हैं भाई। तो ऐसे इन्होंने देश को अपना विभाजित किया हुआ है। पूरा देश के 2 टुकड़े नहीं हुए, लोगों ने ऐसे ही बनाया हुआ है कि भाई हम इतने संस्कृति के हैं, तुम इस संस्कृति की हो। ऐसे ही जो विभाजित कर देते हैं देश को, उसको हम क्या कहते हैं? एथनिक या जातीय कहते हैं ना, जातीय के नाम पर भेदभाव। ठीक है, तो आपने पढ़ा बेल्जियम के बारे में, क्या क्या पढ़ा? बेल्जियम की लैंग्वेज पढ़ी, उसकी राजधानी पढ़ी, कहाँ है वो, कितना उसका एरिया है। ठीक है, हमने सब कुछ पढ़ा। तो अब हमारी बारी आई है श्रीलंका की, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको दोनों बिल्कुल याद रखने हैं। तो यहाँ से आपका श्रीलंका का स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ, और जो ये वाली लाइन है यहाँ तक आपका, जो मैं खींच रही हूँ वही लाइन, यहाँ तक आपका बेल्जियम का था। और ये इम्पोर्टेंट लाइन थी जो दोनों में हुई है, दोनों के वैसे तो हर राज्य में होती है।
ये वाली लाइन आपकी इम्पोर्टेंट है। ये हर राज्य में होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी इनकी स्टोरी सिर्फ अभी इन पे आधारित है। अब हम करते हैं श्रीलंका की बात। वही सेम, श्रीलंका कहाँ है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु भारत के नीचे है ना, उसके जो दक्षिणी तट, उसका दक्षिणी तट कहाँ पड़ेगा? आपने श्रीलंका का मैप तो ज़रूर देखा होगा। जैसे मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया का मैप है। अब यहाँ पे जो इसके यहाँ पे तमिलनाडु पड़ता है और यहाँ पर हमारी पड़ती है श्रीलंका। थोड़ा सा ही किलोमीटर गैप है, तो वहीं पे ही पड़ती है। तो इसमें यही बताया हुआ है। श्रीलंका कहाँ है? श्रीलंका तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी के स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका की जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़। और बेल्जियम की कितनी है? 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। जो बेल्जियम की वो है जनसंख्या, वो हरियाणा से भी कम है। इंडिया में जो देश है, हिंदुस्तान में भारतीय जो देश राज्य है, भारतीय राज्य है हरियाणा, उससे भी कम बेल्जियम देश की आबादी है। लेकिन जो श्रीलंका की आबादी है वो बिल्कुल हरियाणा जितनी है, यानी कि श्रीलंका आबादी में बेल्जियम से तो बड़ा है, हरियाणा के साथ है, बट वो तो एक राज्य है, ये तो देश है। ठीक है, इनकी जनसंख्या कम है हरियाणा से बहुत, और श्रीलंका की बिल्कुल बराबर है, अराउंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? श्रीलंका की आबादी में विभिन्न जातीय समूह का प्रतिशत, जैसे उसमें हुआ था ना कि ये लैंग्वेज के लोग थे, वैसे इसमें भी जातियों का, उसमें लैंग्वेज के तो ये भी जातियों का, लैंग्वेज जाति तो एक ही होती है। सिंगली यहाँ पे रहते हैं, ये सिंगली रहती है, तमिल रहते हैं, ईसाई रहते हैं, अन्य 1% हो रहते हैं। इसमें क्या दिया है? 74% कौन रहते हैं? सिंगली। तमिल 18% रहते हैं, ईसाई क्रिश्चियंस 7% रहते हैं, और 1% एवी और लोग भी रहते हैं, मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ईलम। अब बोलेंगे ये कैसा वर्ड है भैया, आप लोग बोलेंगे। ईलम तमिलनाडु में सरकार को कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी में क्या कहते हैं? सरकार को सरकारी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं। वैसे तमिल भाषा में क्या कहते हैं? सरकार को ईलम। ठीक है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में, और इंडिया 1947। इतना आपको याद रखना ही है। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था, बेल्जियम का कुछ दिया नहीं हुआ। तो 1956 में सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। राजभाषा आपको पता ही होगी, जैसे इंडिया की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। वैसे ही श्रीलंका की राजभाषा कौन सी है? सिंगली। और तो और ये कब हुई थी राजभाषा घोषित, एकमात्र राजभाषा घोषित? सन 1956। ठीक है, अब बहुसंख्यकवाद क्या होता है? देखिए, यहाँ से आपने पढ़ा कि ये सब क्या होता है। यहाँ तक आपने पहले पढ़ा ब्राज़ीलियन क्या होता है, फिर आपने क्या पढ़ा? जातीय क्या होता है, और यहाँ तक आपने क्या पढ़ा? यहाँ तक आपने पढ़ा श्रीलंका के बारे में। अब यहाँ से वो बातें आ जाती है जो ना तो उस राज्य की है ना तो उस, मतलब दोनों राज्य की है, जो अक्सर मतलब एक ऐसे नॉर्मल टॉपिक आते हैं। तो बहुसंख्यकवाद ऐसी मान्यता जिसमें ये समझा जाता है, ऐसी मान्यता है ये समझा जाता है कि कोई बहुसंख्यक समुदाय, कोई बहुत सारी संख्या में एक समुदाय है, अपने मन चाहे ढंग से देश पर शासन करता है। ठीक है, और अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। ठीक है, बहुसंख्यकवाद क्या होता है? ऐसी मान्यता जिसमें ये समझा जाता है कि कोई बहुसंख्यक समुदाय बहुत सारे संख्या में समुदाय है, अपने मन चाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है, अपने मन चाहे देश ढंग से
शासन कर सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, ये भी बहुत इजी वर्ड्स है जो गृह युद्ध है। जब किसी देश में विभिन्न सरकार विरोधी गुट हिंसक लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जैसे कि एक कोई देश में दो पार्ट हो जाते हैं, भाई ये मेरी पार्टी है, ये मेरी पार्टी है, और दोनों विरोधी हो जाते हैं एक दूसरे के और युद्ध का रूप ले लेते हैं, और ये लोग एक इधर लड़ाई हो रही है, इधर लड़ाई हो रही है, भाई मैं जीतूंगा, मेरी पार्टी है, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए, तो क्या होता है, ऑफकोर्स युद्ध ही होगा, युद्ध की संभावना बन जाती है। तो ये जो युद्ध का रूप ले लेती है ना, ये जब किसी देश में विभिन्न सरकार विरोधी गुट हिंसक लड़ाई में शामिल हो जाता है, बस युद्ध का रूप ले लेता है। और उस युद्ध को हम क्या कहते हैं, जो देश के अंदर ही होता है, उसको हम कहते हैं गृह युद्ध। है क्या युद्ध, गृह मतलब होता है घर, घर के अंदर वाला युद्ध। विभाजन, विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का विभाजन, जिसके अधिक से अधिक लोग सत्ता में साझेदारी बन सके, सत्ता की साझेदारी कहलाती है। सत्ता की साझेदारी तो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सिंपल सी लाइन है। सत्ता की साझेदारी आपको मैंने पहले ही बताया था कि कोई इलेक्शन में हर बंदा भाग ले सकता है, उसमें सत्ता की साझेदारी है, हर बंदा उसमें भाग ले सकता है। विभिन्न पर इसके डेफिनेशन आप लिखना चाहते हो कैसे लिखेंगे, विभिन्न सामाजिक समूह, अलग अलग टाइप के सामाजिक समूह में सत्ता का विभाजन इलेक्शन का डिवाइड, यानी कि ये आधा मेरा भी है, मतलब कि मैं भी वोट दे मतलब मेरे को भी वोट लोग दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं। सत्ता का विभाजन, जिससे अधिक से अधिक लोग सत्ता में साझेदारी बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सत्ता में साझेदार बने, वही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। ठीक है, युक्तिपरक क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं, चलिए। युक्तिपरक कोई भी फैसला जो नैतिकता के विपरीत, युक्तिपरक वो होता है जो नैतिकता के विपरीत फैसला लिया जाए और लाभ हानि को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाए, उसको क्या कहते हैं, युक्तिपरक। नेक्स्ट, सत्ता का क्षैतिज वितरण। अगर हम सत्ता के क्षैतिज वितरण की बात करें तो सत्ता के, अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सत्ता के अंग बताओ या सत्ता के क्षैतिज वितरण बताओ, तो आप क्या लिखेंगे, विधायिका फर्स्ट नंबर पे, विधायिका, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका में बांटना, विधायिका में बांटना, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटना। और अगर सत्ता का ये वाला वितरण आ जाए, सत्ता का विभिन्न स्तर के सरकार, अगर सत्ता का विभिन्न मतलब सत्ता की जो विभिन्न स्तर की सरकारों का आप बता दें कि उसके बीच में क्या बटा हुआ है, तो जैसे केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार, 3 टाइप की सरकार होती है। अगर मैम कह दे कि सत्ता की सरकार का बता दो, कुछ इस तरीके से रिलेटिव आ जाए क्वेश्चन, तो आपके लिखेंगे केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार। अगर उसके सत्ता के अंग पूछ ले या सत्ता के क्षेत्रीय वितरण पूछ ले, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे हम सामुदायिक सरकार क्या होती है। सामुदायिक सरकार क्या होती है, विभिन्न धार्मिक, अलग अलग टाइप की धर्म, भाषाई, अलग अलग टाइप की भाषा, सामाजिक समूह, कोई भी सामाजिक समूह यानी कि समाज का समूह अपने लिए सरकार चुनती है। ये क्या चुनती है, सरकार चुनती है। क्या चुनती है, गवर्नमेंट चुनती है। जो अलग अलग धर्म के या कोई भी भाषा के या कोई भी समाज का एक गवर्नमेंट चुनती है, उसको हम कौन सा क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार, यानी कि सबकी सरकार, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी लिंग का हो, कोई भी चीज़ का हो। नेक्स्ट, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है। जो न्यायपालिका की जो युक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, कार्यपालिका के द्वारा होती है, यानी कि जो न्यायपालिका की नियुक्ति होती है वो कार्यपालिका द्वारा होती है। परंतु न्यायपालिका ही, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायक द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जो न्यायपालिका है ना,
वो कार्यपालिका की नियुक्ति द्वारा होती है, जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है। जो उसकी नियुक्ति होती है ना, वो कार्यपालिका करती है, लेकिन जो परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए, यानी कि जो विधायिका है वो जो कानून बनाता है वो किसके पास जाते हैं, कार्यपालिका, और जो कार्यपालिका की नियुक्ति होती है वो किसके पास जाती है, न्यायपालिका के पास। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 1, हाँ, सत्ता की साझेदारी। और इसमें जो अगर बेल्जियम की बात की जाए तो बेल्जियम ने अपने देश को संभाल लिया था, यानी कि दोनों मतलब बराबरी कर दी थी उन्होंने। जैसे कि अगर डच भाषा वाले लोग ज़्यादा थे और वो वाले कम थे, फ्रेंच वाले, तो उन दोनों में बराबरी हो गई। उन्होंने क्या किया, दोनों में बराबरी कर दी। भाई तुम्हें जो मिलेगा वही इन्हें भी मिलेगा, मतलब सब हर सारे हक जो थे सारे उनके देशवासियों को दीजिए। मतलब बेल्जियम में रहने वाले सारे लोगों को बराबर हक दिए थे, चाहे वो कोई भी धर्म की हो, कोई भी भाषा बोलती हो, जिससे कि वहाँ पर कोई भी वो नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई, विरोध नहीं हुआ। लेकिन श्रीलंका की अगर बात की जाए तो श्रीलंका ने बिल्कुल उल्टा ही रास्ता अपना लिया। उसने क्या किया, जो सिंगली थी उनको ही सरकारी नौकरी और उनके लिए ही विद्यालय ये सब को खोल दिया, और उन्होंने कहा कि यही लोग, इनको ही सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन जो बाकी लोग थे उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था, इसलिए वहाँ पे हिंसा हुई थी, विरोध बन गए थे वो लोग, और उन्होंने बहुत वो किया था। और उसमें काफ़ी लोग उस आंदोलन में, मतलब उस टाइप में, कि हमें भी वो चाहिए, हमें भी पूरा बराबरी चाहिए, सिंगली जैसी पूरी बराबरी चाहिए, हमें भी और बिल्कुल बराबरी चाहिए। तो इसीलिए वहाँ पे भी काफ़ी लोग मारे गए थे श्रीलंका ने। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, अगर हम बराबरी, वैसे तो हर राज्य में मतलब राज्य के हर एक नागरिक को बराबर का हक देना चाहिए, जिससे जो देश में है शांति बनी रहे। तो आपका चैप्टर 1 हो चुका है कंप्लीट, सत्ता में साझेदारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो के लिए थैंक यू।